Hi everyone, welcome to Ramanujan classes. I am Shekhar sir presenting today's video lecture on the topic of scalar product of two vector, or that is also called dot product of two vector. In this video lecture I will discuss on following topics. First, what is dot product of two vectors, then some more important points about dot product of two vectors, properties of dot product, geometrical meaning of dot product, and finally different uses of dot product of two vector. तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर डॉट प्रोडक्ट किसे बोलते हैं। तो यहाँ हमारे पास दो वेक्टर a एंड b है। अगर इस दोनों वेक्टर को हम इस तरह से मल्टीप्लाई करें कि इसका रिजल्ट a b कॉस थीटा हमें मिल जाता है, तो इस टाइप के मल्टीप्लिकेशन को हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ थीटा क्या है? ये थीटा वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है। a और b इस दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो इस टाइप के अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें रिजल्ट मिलता है तो उसे हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम डिफरेंट एग्जाम्पल की बात करें डॉट प्रोडक्ट में, तो हमारे पास कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। सबसे फर्स्ट वर्क डन, जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। पावर, फोर्स एंड वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पावर होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, B डॉट S मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। करंट डेंसिटी J डॉट DS, DS यहाँ एरिया हुआ। स्मॉल एरिया एलिमेंट को हम या तो A से भी डिनोट करते हैं या S से भी डिनोट करते हैं। तो करंट डेंसिटी को एरिया एलिमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ये करंट हमें मिलता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल P डॉट E, वेयर P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है और E इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक वैसा ही पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल इन मैग्नेटिक फील्ड M डॉट B, M हुआ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड B मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इस दोनों को अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये पोटेंशियल एनर्जी मिल जाता है। सेम वैसे ही काइनेटिक एनर्जी V डॉट V, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो V डॉट V को हम V स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी अंडर कंजर्वेटिव फोर्स DU इज इक्वल टू F डॉट DS। ये कई सारे हमारे पास डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल हैं। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल हम लोग जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि इस दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना है। अगर एंगल आइदर 0 डिग्री हो या एक्यूट एंगल हो, एंगल आइदर 0 डिग्री या एक्यूट हो, तो ऐसे केस में इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 90 डिग्री मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्यूट एंगल होता है, तो ऐसे केस में ऑलवेज इसका डॉट प्रोडक्ट हमें पॉजिटिव मिलेगा। ठीक वैसा ही अगर डॉट प्रोडक्ट निगेटिव होगा, कब? जब कॉस थीटा मतलब थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में 90 से ग्रेटर और या 180 के इक्वल हो। ऑब्ट्यूज एंगल या 180 के एंगल होगा, तो ऐसे केस में डॉट प्रोडक्ट हमें नेगेटिव मिलेगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि एंगल 90 डिग्री हो, तो उस केस में कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। तो ऐसे केस में दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलता है।
तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और ये डिफरेंट कौन से केसेस में होते हैं ये आपने जान लिया। चलिए और आगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर का हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी प्रोवाइड करता है। इसी वजह से हम डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। यहाँ देखिए, जब मैंने डॉट प्रोडक्ट किया तो ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा एक नंबर है, तो ये ओवरऑल ये सब के सब एक न्यूमेरिक पार्ट्स हैं, लेकिन इसमें किसी भी तरह का कोई डायरेक्शनल पार्ट नहीं है, इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज प्रोवाइड्स ए स्केलर क्वांटिटी। एक वेक्टर का अगर उसी के अबाउट या एक वेक्टर का उसी के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें तो ऐसे केस में हमें उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल रिजल्ट मिलता है। आप देखें कि दो वेक्टर का अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर भी वही हो तो उस केस में दोनों के बीच का एंगल 0 हो जाता है और हमें दोनों के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर रिजल्ट मिलता है। अब अगर डॉट प्रोडक्ट दो पैरेलल वेक्टर का किया जाए या कोलिनियर वेक्टर, तो अगर आप पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर या डिफरेंट टाइप्स के अदर वेक्टर नहीं जान रहे हैं तो मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर पर बेस्ड एक वीडियो लेक्चर बना रखा है ऑलरेडी, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो पहले आप काइंडली उस वीडियो लेक्चर को देख लें, देन उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग वापस आते हैं यहाँ कि दो वेक्टर अगर पैरेलल हो या कोलिनियर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसके मैग्नीट्यूड के हमेशा मल्टीप्लाइड हो जाता है, यानी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के ऑलवेज इक्वल होगा। यहाँ देखिए हमारे पास दो पैरेलल वेक्टर है, अगर इसका मैं डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो ये मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। सेम वैसा ही अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस केस में भी अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ रिजल्ट नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको डिस्कस किया था कि डॉट प्रोडक्ट ऑब्ट्यूज एंगल या 180 डिग्री के लिए नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसे केस में यहाँ प्रोडक्ट के साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा। अब अगर हमारे पास दो ऐसे वेक्टर हो जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, जिसको हम ऑर्थोगोनल वेक्टर भी बोलते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर ऑलवेज इज इक्वल टू 0। तो ये कैसे? तो दो परपेंडिकुलर वेक्टर होंगे तो उसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आप जान रहे हैं 0 होता है। तो इसके कारण ये, और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं ऑर्थोगोनलिटी या परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए। अब दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो वो हमें मैक्सिमम रिजल्ट कब देता है? जब दोनों या तो पैरेलल हो या कोलिनियर हो। मीन्स दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए तो ऐसे केस में हमें उसका इफेक्ट मैक्सिमम इफेक्ट मिलता है। सेम वैसा ही दो वेक्टर का अगर डॉट प्रोडक्ट मिनिमम रिजल्ट कब मिलेगा हमें? तो उसके बीच का एंगल अगर 180 डिग्री हो जाए तो ऐसे केस में दोनों का डॉट प्रोडक्ट मिनिमम रिजल्ट हमें मिलेगा। वो कितना होगा? तो जैसे देख लीजिए, यहाँ अगर हम ले लेते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो डेफिनेटली इसके बीच का एंगल 180 होगा। तो यहाँ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और कॉस 180 डिग्री लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस ए बी।
तो ये सबसे मैक्सिमम रिजल्ट मिलेगा। तो आपने क्या देखा कि वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का मैक्सिमम रिजल्ट उसके मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है और मिनिमम रिजल्ट सेम वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होता है बट नेगेटिव। तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा -ab और +ab के बीच में ही वेरी करता है। अब हमारे पास अगर ऐसा हो कि i j k यूनिट वेक्टर हो अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, ये तीनों एक्सिस के अलोंग हमारे पास अगर यूनिट वेक्टर गिवन हो तो उस केस में डॉट प्रोडक्ट क्या रिजल्ट देता है ये देखिए। तो i को i के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपने देखा है कि किसी भी वेक्टर को सेल्फ के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट ऑलवेज उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो डेफिनेटली ये i एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड 1, सेकेंड ये भी i का मैग्नीट्यूड 1, 1 इंटू 1 1 मिल जाएगा। सेम वैसा ही j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1, ये आप जान गए। अब i को अगर हम j के साथ या j को i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए i और j के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो i j या j i का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। सेम वैसा ही j k या के जे का डॉट प्रोडक्ट 0, के आई या आई के का डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज 0 होता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब अगर हमारे पास दो वेक्टर ऐसे हों जो आई जे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हों, आई जे के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट किए जाएं तो ऐसे वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। तो सपोज कर लीजिए कि P एक हमारे पास एक वेक्टर है जो इस तरह से x1i y1j प्लस z1k के फॉर्म में, और Q एक अनदर वेक्टर है जो इस तरह से रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो अगर मैं इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो क्या रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको मैंने इन सब के साथ मल्टीप्लाई किया, सेम वैसा ही इसको मैंने इन सब के साथ और इसको मैंने इन सब के साथ, रिजल्ट ये लिखा। अब आप जान रहे हैं कि i को i के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और इस i को j के साथ, फिर अगेन k के साथ 0 हो जाएगा। फिर इस j को i के साथ k के साथ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, इसको i के साथ फिर j के साथ, ये सब के सब 0 मिल जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ इसका प्रोडक्ट, फिर उसके बाद j का इसके साथ प्रोडक्ट और k का k के साथ प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप नेक्स्ट ये देखिए, तो दो वेक्टर का जो i j के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए गए हैं इसका डॉट प्रोडक्ट इस तरह से हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया। अब अगर दो वेक्टर हमारे पास है और उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए, उन डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू 0 आ गया, तो इसका कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं। तो यहां देखिए, अगर a डॉट b का रिजल्ट हमें 0 मिल जाता है तो ऐसा भी हो सकता है कि ये वेक्टर a नल वेक्टर होगा। नल वेक्टर का मतलब हुआ 0 वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। ये भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि वेक्टर b भी 0 हो सकता है, वेक्टर b नल हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाए। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी बनती है। कब? जब किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए, आइदर a और b और बोथ आर 0, और एंगल बिटवीन a एंड b इज 90 डिग्री, मीन्स a एंड b आर ऑर्थोगोनल वेक्टर। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया। ये तीनों पॉसिबिलिटी, आइदर और बोथ वेक्टर आर 0, या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर हो जाए। अब यहां देखिए कि हमारे पास दो वेक्टर है a और b,
और इस दोनों वेक्टर के बीच अगर एंगल थीटा हो तो ऐसे केस में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब हमें इस एंगल को फाइंड आउट करना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डॉट बी, यहाँ इसका डॉट प्रोडक्ट हुआ और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड। याद रखिए ए और बी मैग्नीट्यूड है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये फॉर्मूला हमें तब जरूरी होती है जब दो वेक्टर के बीच हमें एंगल फाइंड आउट करना होता है या हमें चेक करना होता है कि ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है या फिर ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम जानते हैं कि आखिर डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है। दो वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई किए जाते हैं तो वो कौन कौन से प्रॉपर्टी या कौन कौन से लॉ को ओबे करता है। तो चलिए, फर्स्ट लॉ है कि डॉट प्रोडक्ट कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते किसको है। जैसे सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर है, ये भी हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर n, ये भी नेचुरल नंबर n। अब इस दोनों का मैंने एडिशन किया, यानी कोई ऑपरेशन किया, एडिशन भी कर सकते हैं, यानी मैथमेटिक्स में जो ऑपरेशन अलाउ है वो हमने ऑपरेशन किया, तो यहाँ रिजल्ट हमें 5 मिला। तो अगेन जो रिजल्ट मिला वो सेम इसी कैटेगरी का हमें रिजल्ट मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन करने के पहले जो नंबर हमें गिवन थे और ऑपरेशन करने के बाद जो हमें रिजल्ट आया वो सेम टाइप के नंबर मिल गए। लेकिन अगर हम इसी चीज को ऐसे अगर लिख दें 2 और यहाँ मैथमेटिकल ऑपरेशन हम सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, देन ये क्या रिजल्ट मिलेगा? -1। तो अब देखिए, रिजल्ट के पहले जो गिवन नंबर थे वो नेचुरल नंबर था, ये भी नेचुरल नंबर, लेकिन जो रिजल्ट आया वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि मैंने सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यूज किया तो जो रिजल्ट हमें मिला वो सेम कैटेगरी के नंबर नहीं मिले। तो अगर सेम कैटेगरी के नंबर मिल जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन जो हमने ऑपरेशन किया वो क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे करता है। तो यहाँ ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे कर रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ये क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं कर रहा है। तो ये क्लियर हो गया। तो सेम यहाँ अगर हम ऐसा करते हैं कि एक ये वेक्टर ले लेते हैं, सेकंड ये दूसरा वेक्टर ले लिया, अब इसके बाद जब मैं इसको एक ऑपरेशन डॉट प्रोडक्ट से यूज करूं तो जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ ये ए बी कॉस थीटा इट सेल्फ एक स्केलर क्वांटिटी है। तो मीन्स क्या हुआ हमारे पास कंक्लूजन कि रिजल्ट के पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करने के पहले जो दोनों वेक्टर गिवन थे वो वेक्टर था और रिजल्ट जो मिला वो वेक्टर नहीं है। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। यही हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी, जो कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब देखते हैं कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? हमारे पास ए और बी दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट से मल्टीप्लाई करूं तो ये रिजल्ट आएगा, और अगर बी डॉट ए को मल्टीप्लाई करूं तब पर भी हमें वही रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि बी ए को मैं ए बी, ये मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी है, अगर 3 × 4 लिखेंगे और या 4 × 3 लिखेंगे सेम रिजल्ट आएगा। तो ये मल्टीप्लीकेशन के प्रॉपर्टी का मैं यूज करके बी ए को ए बी लिख सकता हूं। तो ऐसे केस में बी डॉट ए और ए डॉट बी दोनों इक्वल हो गए, मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ओबेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? तो डॉट प्रोडक्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। कैसे? तो यहां देख लीजिए, हमने यहां ए बी सी 3 वेक्टर लिया, अब मैं इसको
ऐड करने के बाद इसमें डॉट प्रोडक्ट लगा रहा हूं तो ये रिजल्ट आएगा, या फिर सब्ट्रैक्ट करके मैं ये डॉट प्रोडक्ट करता हूं तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है। अब है क्या कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता है। कैसे? तो हमारे पास एक 3 वेक्टर है ए बी सी। अब एसोसिएटिव का मतलब क्या हुआ? एसोसिएशन मतलब ग्रुपिंग करना। तो मैं 2 वेक्टर को ग्रुपिंग करके पहले डॉट प्रोडक्ट अप्लाई कर दूं और वो जो रिजल्ट आता है उसको थर्ड के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करूं तो सेम रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा। कैसे? तो ये देख लीजिए, मैंने यहाँ ए बी डॉट सी किया तो यहाँ क्या आ जाएगा? ए डॉट यहाँ वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड और कॉस इसके बीच का एंगल, सपोज कर लीजिए बी और सी के बीच का एंगल बीटा है। ठीक है यहाँ। अब इसके बाद अब आप देखेंगे कि ये मेरे पास क्या है? स्केलर, और ये क्या है? वेक्टर। तो एक वेक्टर का दूसरे स्केलर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा? तो ये सिंपल स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी कॉस बीटा। अब ये बीटा क्या है? तो ये बीटा मैंने आपको अभी बताया है कि वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल, ये बीटा हो गया। ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ठीक है, ये वेक्टर बी और सी के बीच का एंगल बीटा। अब थोड़ा सा मैं ऐसे करूं तो ए डॉट बी को मैं पहले ग्रुपिंग कर दे रहा हूं और देन डॉट प्रोडक्ट सी के साथ मैं यूज कर रहा हूं। तो इस पे अगर मैं डॉट प्रोडक्ट अप्लाई करूंगा तो ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फा। यहां अल्फा क्या हुआ सर? तो अल्फा हुआ ए और बी का, ए और वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल। ये अल्फा मैंने कंसीडर कर लिया। अब उसके बाद यहां देख लीजिए, ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो आप जान रहे हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट मेरा स्केलर क्वांटिटी है और यहाँ एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक स्केलर का वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। तो यहाँ डॉट मतलब सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ए बी और सी, और यहाँ मैं क्या लिखूंगा? कॉस अल्फा। अब यहाँ देखिए कि कॉस अल्फा और कॉस बीटा कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल ही हो। तो इसीलिए ये दोनों वेक्टर को अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो ऑलवेज इक्वल नहीं हो सकता है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। अब देखिए, हमें यहां यह जानना है कि 2 वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालें तो इसका सिंपल मीनिंग होता क्या? ठीक है, ये चीज आप जानने की कोशिश करते हैं। तो दरअसल क्या है कि जब हम एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट वेक्टर का इफेक्ट अलोंग सेकेंड वेक्टर, इसको मैं ए कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करता हूं, और फिर उसके बाद ये बी वेक्टर। तो मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 2 वेक्टर ए और बी हो तो ए डॉट बी का मतलब हुआ कि फर्स्ट वेक्टर का इफेक्ट अलोंग सेकेंड वेक्टर कंबाइंडली विथ सेकेंड वेक्टर। फिर से समझिए, हमारे पास देखिए ऐसे एक ए वेक्टर है, ये दूसरा एक बी वेक्टर हुआ। तो अब हमें ए डॉट बी निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए का इफेक्ट, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके 2 इफेक्ट हो सकते हैं, एक टेंजेंशियल भी हो सकता है, एक परपेंडिकुलर। तो इसका इस डायरेक्शन में एक इफेक्ट, तो इसको मैं ए कॉस थीटा बोलता हूं, और उसके बाद कंबाइंड इफेक्ट हमें बी के साथ निकालना है। तो इसी को हम कहते हैं इफेक्ट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी अलोंग विथ वेक्टर बी। तो ये मेरा किसी डॉट प्रोडक्ट 2 वेक्टर का इफेक्ट हो गया। जैसे यहां आप देख लीजिए, अब हम ऐसे भी तो हम इसको कह सकते हैं कि वेक्टर बी का इफेक्ट अलोंग ए एंड
मल्टीप्लाइड विथ ए। अब अगर इसमें से एक को मैं यूनिट वेक्टर कर दूं तो यहां देखिए यूनिट वेक्टर, तो इसका ए का इफेक्ट हो गया ए कॉस थीटा और इनटू यूनिट वेक्टर को मैं यहां 1 लिखता हूं। तो ये क्या इंडिकेट करता है? तो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि ए का इफेक्ट, वेक्टर ए का इफेक्ट अलोंग बी, इसमें बी इंक्लूड नहीं है। और जस्ट इसके पहले वाले में क्या था कि ए का इफेक्ट बी के डायरेक्शन में और इंक्लूडेड था बी का भी इफेक्ट, लेकिन इसमें बी का इफेक्ट इंक्लूड नहीं है क्योंकि बी का इफेक्ट यहां यूनिट हो जा रहा है। सेम वैसा ही मैं ऐसे लिख सकता हूं। तो यहां देखिए ए यूनिट वेक्टर है, तो इसका मतलब हुआ कि इफेक्ट ऑफ बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए, बट यहां ए इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं एक को यूनिट कर दे रहा हूं तो उसका इफेक्ट हाइड हो जाएगा, और अगर वो इटसेल्फ अगर एक कोई वेक्टर होगा यानी नॉन यूनिट वेक्टर होगा तो ऐसे केस में यहां देखिए उसका भी इफेक्ट इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि यहां कंबाइंड इफेक्ट होगा। तो किसका कंबाइंड इफेक्ट? तो वेक्टर ए का अलोंग बी एंड वेक्टर बी इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कंबाइंड इफेक्ट हुआ, यहां कंबाइंड इफेक्ट हुआ, लेकिन यहां भी कंबाइंड इफेक्ट है, लेकिन एक का इफेक्ट यहां 1 हो जा रहा है। ठीक है, तो चलिए इसको और डिटेल में यहां समझते हैं। यहां देखिए, अगर एक मैं वुडन ब्लॉक ले रहा हूं और इस पर इस डायरेक्शन में राइट साइड के यानी अलोंग एक्स एक्सिस मैं एक फोर्स मैं एक्स एक्सिस के साथ यहां एक फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, तो इस फोर्स का 2 इफेक्ट होगा, एक अलोंग दी डिस्प्लेसमेंट और एक परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो इसको हम बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, और इसको बोलेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लेकिन यहां देखिए अगर मैं यहां एफ कॉस थीटा लिख रहा हूं तो ये सिर्फ हुआ फोर्स का इफेक्ट, इसमें डिस्प्लेसमेंट का इफेक्ट इंक्लूडिंग नहीं है। लेकिन मैं इसको अगर एस से मल्टीप्लाई यानी डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो यहां देखिए अब कंबाइंड इफेक्ट हो गया। किसका किसका? इफेक्ट ऑफ, कंबाइंड इफेक्ट में देखिए इफेक्ट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड इटसेल्फ डिस्प्लेसमेंट। तो इस दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को ही तो मैं ऐसे ए डॉट बी यानी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखता हूं। तो अब मेरे ख्याल से आपको इसका सिंपल मीनिंग कि डॉट प्रोडक्ट का सिंपल मीनिंग क्या होता है ये क्लियर हो गया। मतलब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, तो एक का वेक्टर का दूसरे के डायरेक्शन में इफेक्ट इंक्लूडिंग सेकेंड वेक्टर, ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। चलिए तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ और जान लेते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ज्योमेट्री के फॉर्म से हम क्या समझते हैं। देखिए हमारे पास अगर कोई 2 वेक्टर है, यहां देख लीजिए एक वेक्टर ए है, अगर मैं इसका इफेक्ट, तो पिछले बार मैंने इसका इफेक्ट बताया, इसी इफेक्ट को हम कहते हैं प्रोजेक्शन। अब प्रोजेक्शन क्या हुआ? तो प्रोजेक्शन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, जनरल केस में सपोज कर लीजिए कि ऊपर से मैं यहां से कोई टॉर्च लाइट या कोई लाइट इस वेक्टर पर फॉल कर रहा हूं, तो इसका शैडो इस जगह पर फॉर्म होगा। तो इसी को हम कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, जो कि मैं अभी भी बताया था तुरंत कि एफ है, इसका अगर हमें डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में इफेक्ट जानना है तो हम क्या लिखते हैं? एफ कॉस थीटा। इसी को तो प्रोजेक्शन कहा जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो सेम यहां ए कॉस थीटा का मतलब हुआ कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, तो यहां हुआ प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बी।
और इसी प्रोजेक्शन को जो a cos थीटा है, इसी प्रोजेक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, यहां देखिए ये यूनिट वेक्टर है। तो मैंने अभी बताया था तुरंत कि डॉट प्रोडक्ट में दोनों में से कोई एक अगर यूनिट वेक्टर हो जाता है तो उसका इफेक्ट हाइड हो जाएगा। क्यों? तो यहां देख लीजिए, यहां हम a का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, b का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और cos थीटा लिखेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, a cos थीटा। तो यहां देख लीजिए, यहां दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का इफेक्ट हाइड हो गया। ये सिर्फ फर्स्ट वेक्टर का ही इफेक्ट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, इसी को हम बोलते हैं स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। तो आप या तो स्केलर कंपोनेंट बोलिए, या तो हम इस चीज को दूसरे तरह से बोल सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं। या नहीं तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इफेक्ट ऑफ a अलोंग द डायरेक्शन ऑफ b। ठीक है, ये तीनों का सेम मीनिंग है, या तो इफेक्ट बोलिए, प्रोजेक्शन बोलिए, स्केलर कंपोनेंट बोलिए। ठीक है, अब हमें इसी को वेक्टर कंपोनेंट कन्वर्ट करना है। तो यहां देखिए, ये मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्केलर है। अब अगर डायरेक्शनल पार्ट इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो किसका डायरेक्शनल पार्ट, तो यहां जिसके अलोंग हमने प्रोजेक्शन निकाला है उस वेक्टर का डायरेक्शनल पार्ट अगर मैं इसमें इंक्लूड कर दूं, इंक्लूड मतलब मल्टीप्लाई कर दूं, तो यही आपको वेक्टर कंपोनेंट दिला देगा। मतलब क्या है कि a डॉट यूनिट वेक्टर b ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, और इसके साथ यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। याद रखिए कि यहां से यहां तक स्केलर कंपोनेंट, और इसके साथ जैसे ही हमने यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोग को। अब इसी चीज को मैं और क्लियर करके यहां बता रहा हूं कि स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी का मतलब हुआ इफेक्ट ऑफ ए अलोंग बी, और इसका चूंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका इफेक्ट हाइड हो जाता है। तो इसी चीज को हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हमने, तो ये हुआ स्केलर कंपोनेंट। अब अगर वेक्टर कंपोनेंट है तो बस इसमें हमें क्या करना होगा, यूनिट वेक्टर एक और मल्टीप्लाई कर देना होगा। तो देखिए स्केलर कंपोनेंट, यहां अब तक जो आपने लिखा था ये सब के सब स्केलर कंपोनेंट थे, और इसमें एक एक्स्ट्रा यूनिट वेक्टर जिसके डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्शन निकाला है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां वेक्टर कंपोनेंट आ जाएगा। और इसी को यहां देखिए, यहां यूनिट वेक्टर b है तो इसको b बाई ऐसे मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो ये आपका वेक्टर कंपोनेंट अलोंग b हो गया। अब हम ये जानते हैं कि दो वेक्टर का अगर हम डॉट प्रोडक्ट का यूज कहां कहां पे करते हैं, तो सबसे फर्स्ट हम यूज करते हैं कि इसका प्रोजेक्शन निकालने के लिए वेक्टर ए का किसी दूसरे वेक्टर के डायरेक्शन में अगर हमें प्रोजेक्शन निकालना होता है तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं, जो कि अभी आपने तुरंत सीखा है। इसी को हम स्केलर कंपोनेंट भी बोलते हैं। यहाँ p एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर q है, तो अगर मैं p वेक्टर का कंपोनेंट या स्केलर कंपोनेंट कहिए या इफेक्ट या प्रोजेक्शन अलोंग q निकालना चाहूं तो बस हम क्या करेंगे, जिसका हम निकालना चाह रहे हैं इफेक्ट, उसको जिसके अलोंग निकालेंगे उसके यूनिट वेक्टर से डॉट करना होगा। ये देखिए इफेक्ट या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर p अलोंग यहां हो गया q, तो जिस डायरेक्शन में यानी जिसके अलोंग हमें निकालना है उसको यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो यहां मैंने वेक्टर p लिख दिया, यहां वेक्टर q, और उसी वेक्टर का यहां मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर ये यूनिट वेक्टर मिल जाएगा हमें। तो ये चीज हो गया। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं कि वेक्टर कंपोनेंट हम निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट का यूज करके।
तो ये सर कैसे निकालेंगे? तो देखिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक वेक्टर p है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इस वेक्टर के दो कंपोनेंट होंगे, एक स्केलर कंपोनेंट होगा। तो सर स्केलर कंपोनेंट हम किसको कहते हैं? तो स्केलर कंपोनेंट अभी तुरंत हमने बताया था कि बस जिसके अलोंग हमें निकालना होता है, तो q के अलोंग निकालेंगे, तो ये हो गया स्केलर कंपोनेंट मेरा, ठीक है। ये स्केलर कंपोनेंट हुआ किसका? p का, किसके अलोंग? q के अलोंग। और इसी में मैं अगर q के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो जाएगा, जो कि अभी आप तुरंत जाने हैं। तो p और q अगेन मेरे पास दो वेक्टर है, तो हम इंटरेस्टेड हैं कि p का कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट q के डायरेक्शन में निकाला जाए। तो यहां देख लीजिए, इस फॉर्मूला से p डॉट q, तो p मैंने लिखा, q लिखा, और उसके बाद है यहां q स्क्वायर, और मैंने यहां q स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया। अब है फाइंडिंग वेक्टर कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। तो यहां देखिए, अब सपोज कर लीजिए कि p एक वेक्टर है, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो इसको मैं px बोल सकता हूं और इसको मैं py बोल सकता हूं। यहां दो कंपोनेंट हो गया, किसके? p के। अब अगर मैं यहां से p से सब्ट्रैक्ट कर दूं इसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट को, तो जो हमें रिजल्ट आएगा वही हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट प्रोवाइड करेगा। किसी वेक्टर से उसके हॉरिजेंटल कंपोनेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होंगे, वही हमें निकालना है। फाइंडिंग वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर, ठीक है। तो यहां देखिए, p एक मेरा वेक्टर है, q एक दूसरा वेक्टर है। अब हमने यहां p वेक्टर में से, यहां देखिए p वेक्टर में से उसके स्केलर कंपोनेंट यानी उसके अलोंग जो था वेक्टर कंपोनेंट पैरेलल, उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो रिजल्ट आएगा वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही उसमें इंक्लूडेड होंगे। अब उसके बाद हम नेक्स्ट और क्या इसका यूज करते हैं, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए। तो आप जान रहे हैं कि हमारे पास कोई p और q दो वेक्टर है। अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो पी क्यू कॉस थीटा होगा, जिसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। अब हमें थीटा अगर निकालनी होगी तो इस तरह से p डॉट क्यू, तो p डॉट क्यू निकालेंगे तो इस तरह से मेरा रिजल्ट आएगा। p का मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया p का मैग्नीट्यूड, और अगेन ये हुआ q का मैग्नीट्यूड। तो दो वेक्टर के बीच कितना एंगल बन रहा है, इसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। अब कोलिनियरिटी, दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उसको हम कैसे चेक करेंगे? तो दो वेक्टर अगर कोलिनियर होगा तो उसके बीच का एंगल 0 होगा, और अगर मैं डॉट प्रोडक्ट यूज करूंगा तो रिजल्ट आएगा दोनों के प्रोडक्ट। तो a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, और ये दोनों अगर कोलिनियर वेक्टर है तो इसके बीच का एंगल 0 होगा, और डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो यहां दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल हमें रिजल्ट आ जाएगा। अब परपेंडिकुलरिटी हमें चेक करनी है या ऑर्थोगोनलिटी चेक करनी है, मतलब दो वेक्टर परपेंडिकुलर है भी कि नहीं है। तो उसके लिए आप जान रहे हैं कि परपेंडिकुलर होगा तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 90 हो जाएगा और cos 90 डिग्री 0 होगा। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर ऑर्थोगोनल है या फिर परपेंडिकुलर है। तो ये सब रिजल्ट आप ऑलरेडी जान चुके हैं, तो इसलिए मैं इसको टच एंड गो करके आगे बढ़ रहा हूं। अब अगर हमें एक वेक्टर है और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें निकालना है तो उसके लिए भी मैं डॉट प्रोडक्ट यूज कर सकता हूं। याद कीजिए कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि एक वेक्टर को उसके
उसी वेक्टर के साथ अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हमें मिलेगा। तो यहाँ मेरे पास एक वेक्टर है और इसको इटसेल्फ के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया तो ए स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरह से हमें रिजल्ट, ये मैग्नीट्यूड हुआ और उसका स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। तो इफ़ यू थिंक दिस वीडियो लेक्चर इज़ हेल्पफुल, यूजफुल, देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू ऑल योर फ्रेंड। तब तक जय हिंद।